Assalamu alaikum, and this is Muhammad Khurram Khan. In today's lecture, I am going to discuss what is domain and range. Basically, domain and range कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और डोमेन एंड रेंज को हम दो तीन प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि डोमेन और रेंज को हम किस किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो हम लेक्चर आउटलाइन को विज़िट करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर टॉपिक है वो डोमेन एंड रेंज होगा। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन देखेंगे कि हम फंक्शन में डोमेन और रेंज को किस तरह फाइंड करते हैं। और डोमेन एंड रेंज की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कि हम किसी भी डोमेन और रेंज को ग्राफिकल किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल डोमेन और रेंज की जो एग्जांपल है ना, डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डोमेन और रेंज का जो आइडिया है बेसिकली वो एक मशीन पर डिपेंड कर रहा है। इसका जो आइडिया है वो जस्ट लाइक अ मशीन है। फॉर एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में देखें कि कोई भी एक मशीन होगी तो उसमें जो हम रॉ मटेरियल उसको एज अ इनपुट देते हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, एज अ फंक्शन डोमेन होगी। ओके, और आफ्टर सम प्रोसेसिंग वो मशीन हमें उस रॉ मटेरियल को एक स्पेसिफिक शेप में हमारे पास एक आउटपुट की फॉर्म में देती है। और वो जो आउटपुट हमें मिलती है वो हमारे पास एक रेंज होती है। ओके, फॉर एग्जांपल ये आप देखेंगे ये एक मशीन है और हमने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है ना, उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल हमने इस मशीन को एज आ इनपुट दिए। अब इस मशीन ने इस पर चंद प्रोसेस किए और प्रोसेस के बाद इसने हमें एक स्पेसिफिक शेप हमें दे दी, एक स्पेसिफिक आउटपुट हमें दे दी। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सोप की मशीन है ना, साबुन बनाने की मशीन है, तो यहाँ से हमने इसको रॉ मटेरियल दिए और फाइनली इस मशीन ने उस पर प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें एक डेफिनेट शेप दे दी, हमें एक सोप की फॉर्म में एक डेफिनेट आउटपुट दे दी और ये हमारे पास रेंज होती है। ठीक, तो हमने इसे देखा कि तमाम तर इनपुट वैल्यू जो चीज़ें हम इनपुट में दे सकते हैं वो तमाम तर हमारे पास डोमेन होती हैं और वो तमाम तर चीज़ें जो हमें एज आ रिज़ल्ट हमें आउटपुट में मिलती हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। ओके, और ये हम जो मैथमेटिक्स में हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये फंक्शन एज अ मशीन ट्रीट होगा। ठीक, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे कि फंक्शन एज अ मशीन किस तरह ट्रीट होता है और फंक्शन में हम डोमेन और रेंज को किस तरह से स्टडी करते हैं और इसके कंसेप्ट को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फिगर में देखें कि ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है और आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि हम इफ एफ ऑफ एक्स को यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, जिसमें हम वाई की जो वैल्यू होती है उसको एज आ आउटपुट ट्रीट करते हैं, वो जो एक्स की वैल्यू होती हैं उनको एज आ इनपुट ट्रीट करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो तो हम उसकी एक्स की जो वैल्यू होती हैं उसको हम इंस्टेंटेनियसली चेंज करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या कह सकते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चेंज करते रहते हैं। और जो y की वैल्यू होती हैं वो उस x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती हैं कि हम x की वैल्यू किस पर्सपेक्टिव से उसमें पुट कर रहे हैं और वो डिपेंड कर रही होती हैं कि फंक्शन हमारा किस नेचर का। ओके, तो आप देखें कि हम यहाँ से कोई इनपुट इसमें पुट कर रहे हैं, इनपुट मतलब कि हम इसमें कोई x की वैल्यू इसको दे रहे हैं। ठीक, और हमारे पास कोई y की वैल्यू आ रही है। मैं इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो x डोमेन होगा वो हमारे पास x की वैल्यू होंगी, x वैल्यू तमाम तरह हमारे पास डोमेन वैल्यू होंगी और जो हमारे पास रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू होगी। ओके, और ये जो हमारे पास फंक्शन है तो ये जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये फंक्शन एज अ मशीन ट्रीट करते हैं हम। ठीक है, ये एक मशीन है जो कि इस डोमेन पे कुछ प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट देती है जिसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चल के कुछ एग्जांपल करते हैं।
तो अच्छा, फाइनली हमने देखा कि वी कैन से दैट डोमेन इज़ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि वो तमाम तर वैल्यूज़, वो तमाम तर, अब मैं कह सकता हूँ कि रॉ मटेरियल, वो तमाम तर रॉ मटेरियल जो हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। इनपुट वैल्यू को हम बोलते हैं डोमेन, ओके। और वो तमाम तर वैल्यूज़ जो हमें एज अ रिज़ल्ट मिलती हैं, जो हमें आउटपुट मिलती है, उसको हम बोलते हैं रेंज, ओके। ये दो कंसेप्ट इस फिगर से हमने समझा। अब हम इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। देखें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। अब बेसिकली हमें बोला था कि फंक्शन एक मशीन है, सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये एक मशीन है, और हम इसमें जो भी इनपुट देंगे, ये उस पर प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ आउटपुट देगी, कुछ हमें रिजल्ट देगी, जिसको हम आउटपुट बोलेंगे, ठीक। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे ये बेसिकली एक पोलिनोमियल फंक्शन है, दैट्स वाई हम इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसमें और रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चंद स्पेसिफिक नंबर यहाँ इसमें पुट कर रहा हूँ, -2, -1, 0, 1, 2, ओके। अब कह सकते हैं कि ये वैल्यू ऑफ एक्स है, दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास डोमेन है, ओके। अब देखते हैं कि रेंज क्या है। जब मैंने इस फंक्शन में -2 पुट किया, तो ये देखें इसने प्रोसेस किया और हमें रेंज में दिया -1। जब मैं इसमें -1 पुट करूँगा, इसने इस पर प्रोसेस किया और हमें दिया 0। जब मैं इसमें 0 पुट करूँगा, इसने इस पर प्रोसेस किया और हमें दिया जी 1। जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा, इसने इस पर प्रोसेस किया, बेसिकली ये मशीन है और इसने इस पर प्रोसेस किया डोमेन पे, और हमें रेंज की फॉर्म में मिला 2। जब मैं इसमें 2 पुट करूँगा, तो ये मशीन ने इस डोमेन पे प्रोसेस किया, इनपुट वैल्यू पे प्रोसेस किया, और फाइनली हमें दे दिया एक आउटपुट रिजल्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 3 है, ओके। अब यहाँ पे आप देखें, ये तमाम तर वैल्यूज़ जो एक्स की रिप्लेसमेंट है, उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डोमेन है, ओके। ये देखें, इस फंक्शन के साथ अगर इसको कंपेयर करें ना आप, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये ऑल ऑफ दिस वैल्यू आर रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स, ओके। और ये तमाम तर वैल्यू हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू है, ओके। अब सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, जैसा कि हमने ऊपर लिखा कि डोमेन और एक्स वैल्यू होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन जो होगी वो होगी -2, -1, 0, 1 एंड 2, ओके। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही वैल्यू लेकर इसको टेस्ट करें, बिकॉज ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, आप इस पर और रियल नंबर लेकर टेस्ट कर सकते हैं, ओके। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ये 5 वैल्यूज़ ली, आप इस पर और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ओके। मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ कि इससे आके भी आप इसमें पुट कर सकते हैं, ओके। ओके, सो हम इसके रेंज को देखते हैं, और रेंज बेसिकली तमाम y वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास y की वैल्यूज़ जो आ रही हैं -1, 0, 1, 2 एंड 3, ओके। ये सारी हमारे पास y की वैल्यू होती हैं, ओके। अब हमने अपनी प्रीवियस अगर नॉलेज को रिकॉल करें, तो हमने 9th में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक इस किस्म का ऑर्डर पेयर लिखा हो, लाइक x एंड y, तो उसकी फर्स्ट टर्म को हम बोलते थे डोमेन और सेकंड को बोलते थे रेंज। बेसिकली वो कंसेप्ट यही था कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होती है x की, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, और सेकंड वैल्यू हमारे पास होती है y की, जो कि हमारे पास होती है रेंज, जो कि हमारे पास होती है आउटपुट, ओके। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पुट करें, तो जब हमने -2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -1, सो इसका ऑर्डर पेयर बना -2, -1, ओके। नेक्स्ट इसका ऑर्डर पेयर बनेगा -1, -0, क्योंकि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 आई। नेक्स्ट हमारे पास 0, 1 है, बिकॉज x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू 1 आई, एंड सो ऑन। तो अब इसमें अगर आप प्रीवियस कंसेप्ट यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होता है, डोमेन होती है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन होता है, क्योंकि ये x की वैल्यू होती हैं और तमाम तरह x की वैल्यू हमारे पास डोमेन होती हैं। और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास रेंज होती है, बिकॉज ये y की वैल्यू होती हैं, और y की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज रेंज ट्रीट की जाती है, बिकॉज ये हमारे पास आउटपुट वैल्यू होती है, ओके। अच्छा, यहाँ से हमने देखा, हम एक चीज़ को यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू होती हैं वो हमारे पास x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वो रीज़न क्या है, देखें, हमने x को यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया कि x को हम -1, 2, 0, दैट्स इट, जो हमारा दिल करे हम ले सकते हैं, ठीक। रियल नंबर में से जिस पर फंक्शन डिफाइन हो हम वो ले सकते हैं, बट y की वैल्यू इन x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। देखें, यहाँ पर हमने y की वैल्यू x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये जो y की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर, और x की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आप
एक जो मतलब डिफाइंड फंक्शन है उसमें से आप कोई भी उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी कोई फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये पीछे हमने एक एग्जांपल दी, अब हमने इसी से देखा कि जब हमने इसमें x की वैल्यू -2 पुट की तो हमारे पास आंसर आया -1। जब -1 पुट की तो हमारे पास आया 0। जब हमने 0 पुट किया हमारे पास आया 1। जब हमने 1 पुट किया हमारे पास आया 2। जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आया 3। तो ये हमने इसकी मैपिंग भी शो कर दी कि ये हमारे पास क्या होता है। ठीक, अब इसमें देख लें आप कि x वैल्यू जो होती हैं वो इनपुट वैल्यू होती हैं और y वैल्यू जो आउटपुट वैल्यू होती हैं, और ये हमारे पास होती है डोमेन, और ये हमारे पास होती है जिसको हम को डोमेन भी बोल सकते हैं। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें को डोमेन इज इक्वल टू रेंज ही है, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेंज है। ओके ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी, ये बेसिकली ये जो प्रीवियस स्लाइड थी ये हमारे पास जो है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन था कि हम डोमेन और रेंज को किस तरह फंक्शन से ट्रेस करते हैं। तो ऑलवेज इस तरह से आप देखें, कोई भी आपके पास दो सेट हों तो जो सेट 1 होता है वो आपके पास डोमेन होता है, और जो सेट 2 होता है जो उसके रेंज होती है वो आपके पास आउटपुट वैल्यू का सेट जो वो रेंज होता है। अब हम इसकी कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को रिकॉल करें ना, तो इसमें हमारे पास गिवन था ये इस तरह का फंक्शन है x+1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y इंटरसेप्ट हमारे पास 1 है। अगर हम इसका स्लोप इंटरसेप्ट हम यूज़ करते हुए इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये। अब इसके डोमेन को देखें आप, जब हम x को पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करवा रहे हैं तो हमारे पास y भी बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ओके, यानी कि जब हम x को पॉजिटिव की तरफ 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे तो y भी हमारा पॉजिटिव 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। और जब हम x को नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू हम इसमें पुट करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ना वो y भी नेगेटिव इन्फिनिटी को बिलोंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास y जो है वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी को बिलोंग करना शुरू कर देगा। ओके, अब हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज फाइंड किस तरह की जाती है। बेसिकली ये तो एक लीनियर कह सकते हैं लीनियर फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शन था। तो पोलिनोमियल फंक्शन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बिकॉज पोलिनोमियल फंक्शन में डोमेन जो है वो आर रियल नंबर होती है। अब हम कुछ इस तरह के फंक्शन देते हैं जिसमें डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा कि x इंटरसेप्ट -0 1 है और y इंटरसेप्ट 0 1 है। ये एक ऑब्वियस सा केस था। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इस क्वेश्चन में गौर करें ना, f(x) इज इक्वल टू x²+1, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और आपको पता है कि इसका ग्राफ शो होना है वो होगा पैराबोलिक टाइप का ग्राफ, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो होगा 1 पे। ओके, दैट्स इट, ये ग्राफ एक ट्रिवियल सा केस है। पर यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोटिस करना है कि जब हम x को पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो हमारा y भी अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही। ओके, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट केस है कि जब हम x को नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाएंगे तो हमारा y फिर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। क्यों कि यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन जो है ना वो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये कभी भी इसको नेगेटिव नहीं होने देगा। हम x की वैल्यू नेगेटिव भी पुट कर दें, y की वैल्यू को ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने देगा। ओके, दैट्स वाई हमारा जो है ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करेगा, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा y की वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव ही रहती हैं। ओके, अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लें डोमेन और रेंज में, तो इसकी जो डोमेन होगी वो तो आप आर रियल नंबर पुट कर सकते हैं बिकॉज ये पोलिनोमियल फंक्शन है। जो इसकी रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज अगर पॉजिटिव नंबर देख लें तो उसमें सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 0 होता है। पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा नंबर 0 होता है। सबसे छोटा नंबर 0 यहाँ पे पुट करें तो आपके पास 1 आता है। सो आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी आर रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1 या इससे बड़ी होगी। ओके, इससे अलावा इसकी कोई भी रेंज नहीं आ सकती, 1 से छोटी इसकी रेंज नहीं आ सकती। ठीक, बिकॉज सबसे छोटी नंबर अगर आप यहाँ पर 0 पुट करें तो ये उसको 0 + 1 = 1। ओके, उससे छोटी आप कोई भी नंबर पुट कर दें, जो भी नेगेटिव नंबर पुट करेंगे वो पॉजिटिव होकर बड़ा हो जाएगा। ओके, 0 से बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई इसकी जो रेंज होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। ओके, 1 इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हम रैशनल फंक्शन को देख लेते हैं। जो रैशनल फंक्शन होते हैं ना वो बेसिकली इस टाइप के होते हैं 1/x। तो इसमें हमने डोमेन फाइंड करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 ना हो। ओके,
अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन होगा। सो हमने इसकी डोमेन को फाइंड करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी जो डोमेन हम फाइंड करेंगे उसमें डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, हियर वी नोटिस इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 वी फेस y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। डेफिनेटली वन समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इसकी डोमेन नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन होगी आर रियल नंबर, बट हम उसमें से माइनस कर देंगे 0 को। ओके, एक्सेप्ट 0। हम कह सकते हैं कि आर रियल नंबर, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं है, बाकी सब इसकी डोमेन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन हो f इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 2, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2, तो अगर हम इसको लिखें तो हम कह रहे हैं कि जी इसकी डोमेन, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लिख रहे हैं कि x प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू -2, बिकॉज जब हम इसमें -2 पुट करेंगे तो ये हमें 0 देगा डिनोमिनेटर, जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन जो होगी आर रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -2। ओके, ये जो मैंने माइनस साइन किया हुआ है ना, ये साइड पे माइनस साइन, तो इसका मतलब ये है कि ये इस पूरे सेट में से हम -2 को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ये -2 इस सेट में इंक्लूड नहीं है, बाकी तमाम तरह एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड है। अब हम थोड़े से रेडिकल फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फंक्शन आ रहा है, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, इवन रूट फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपने देखना कि जैसे ही इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास रियल नंबर नहीं रहेगा, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर में बिलोंग कर जाएगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस टाइम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए आपने हमेशा ये मेथड यूज़ करना है कि x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि इसके अंदर 0 भी हमारे पास एप्लीकेबल है और 0 से बड़ी तमाम तर वैल्यू एप्लीकेबल है, 0 से छोटी कोई वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसमें माइनस आएगा तो ये हमारे पास आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि इमेजिनरी नंबर है। अब हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसको अब अगर हम नंबर लाइन पे शो करें तो हम कह रहे हैं कि -3 और इससे बड़े तमाम तर नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, बस -2 से छोटे नंबर इसमें नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसमें -2 से छोटे नंबर पुट करेंगे तो ये हमारे पास हमें आंसर देना शुरू हो जाएगा माइनस में। -3 से अगर छोटा नंबर आप यहाँ पे पुट करें -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, जो कि 2 आयोटा आ जाएगा। -5 पुट करेंगे जो कि -3 से छोटा है, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, जब हम इसमें -4 पुट करेंगे तो सॉरी ये आयोटा आ जाएगा, -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। ओके, तो हमने इसमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारे पास जो भी नंबर इसमें आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो हम इसकी डोमेन को अगर डिफाइन करें तो डोमेन इसकी होगी आर रियल नंबर सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि -3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन है, जिसमें हमारे पास जो है वो 3 सेट का मेंबर होगा। 3 को हम क्लोज ब्रैकेट डिनोट कर लेते हैं और इसको हम ओपन ब्रैकेट हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास इसका डोमेन होगी। ओके, अगर हम एक और एग्जांपल इसकी सॉल्व करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर इस तरह से हम देखें तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, बट इसमें 2 कंडीशन हमने फॉलो करनी है। फर्स्ट तो ये कि इसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो। ओके, और सेकेंड ये कि इसके बीच में हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सो हम कह सकते हैं, अगर देखें अगर ये क्वेश्चन सेम एक ही फॉर्म का होता है ना, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि x प्लस 3, तो हम इसको लिखते x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे आप देखें कि हम इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि ये जस्ट ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि जब ये इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। प्रीवियस केस में हमने ये चीज़ की थी, बट इस केस में हम इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगी सिचुएशन। सो हम इसमें कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन -3। सो अब इस सेट में क्या होगा कि हमारे पास 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 से बड़ी तमाम तर वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसमें -3 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। सो इसका सेट अगर हम बनाएं तो इसमें -3 भी इंक्लूड नहीं है और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी इसमें इंक्लूड नहीं है, और यही इसकी डोमेन होगी। ओके, जैसा कि ये नीचे आपको
रिटन फॉर्म में गिवन है कि सो वी कैन डिफाइन डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर सच फॉर ऑल x ग्रेटर देन -3। ओके, अगर इक्वल टू होता तो हम कहते हैं कि ये -3 भी इसमें इंक्लूड है, बट यहाँ पे -3 इंक्लूड नहीं है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये इसकी डोमेन होगी -3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, बस -3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। सो होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।